हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, एन फैक्टर का जो लेक्चर है उसको ठीक से देख लें, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो वहाँ पे यूज है। और अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो इक्विवेलेंट वेट, वो क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट, इसका भी यूज है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए पहले एन फैक्टर पढ़ा दिए। पहले तो आपको वैलेंसी बताए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए, कॉन्फ़िगरेशन बताए, और आज जो है फिर एन फैक्टर के बारे में बताए। एन फैक्टर के बाद अभी इक्विवेलेंट वेट बताने जा रहे हैं, जो कि आपका यूज है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज इक्विवेलेंट वेट। और एक बात ध्यान देंगे आप लोग, यदि वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है और आपका काम का चीज़ है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, मतलब यदि लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तब। और यहाँ पे आपका फुल्ली मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन कराया जा रहा है। एक एक वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, उसको पढ़ते रहें। और आप लोग के लिए पीडीएफ जो है रेडी हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर वाइज, वो भी आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, बस जो पढ़ाया जाता है उसको ठीक से पढ़ें, ताकि आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो। और जिस दिन लेक्चर भेजा जाता है उसी दिन आप लोग क्या करें, उसको कंप्लीट करें। जिसका फुल्ली कंप्लीट नहीं है, पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। 21 लेक्चर है टोटल लेक्चर को उसको देख लें, नोट्स बना लें। उसके बाद आता है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारा लेक्चर हो चुका है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग 75% ख़त्म हो चुका है। 25% और बचा हुआ है, जो कि जल्दी ही ख़त्म होगा, उसका भी नोट्स बना लें। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो आज सीखेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट, या फिर मास भी बोलते हैं। तो हेडिंग क्या है आपका, इक्विवेलेंट वेट और मास। इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार या फिर द्रव्यमान, तुल्यांकी भार या द्रव्यमान। ठीक है, तो इक्विवेलेंट, तो आपको एन फैक्टर यदि आता है, एन फैक्टर सिखा चुके हैं, यदि एन फैक्टर आता है तो इक्विवेलेंट वेट आराम से निकाला जा सकता है। हम इक्विवेलेंट वेट को हम ई से लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट को आप ई से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट को आप ई से दिखाइए। कैसे दिखाएंगे, ई से आप दिखा सकते हैं। ई क्यू भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई क्यू भी लिखते हैं, लेकिन ई लिखिए आप, क्या लिखिए, इक्विवेलेंट वेट को ई लिखें आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट है। कहीं कहीं ई क्यू वेट रहता है, क्या रहता है, ई क्यू वेट रहता है, वो आप पे डिपेंड करता है, उसको जो लेना है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट आखिर होता क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर आप लिख सकते हैं। अब ये इक्विवेलेंट वेट आपका नॉर्मलिटी जब निकाला जाता है उस समय भी काम देता है। जैसे मतलब आपका जो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी होता है, उसको भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप इक्विवेलेंट वेट सीख लें। तो इक्विवेलेंट वेट जैसे हम लोग यहाँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, वहाँ पे यूज है, इसलिए पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मान लीजिए भूल गए, ये याद नहीं है, तो एक बार देख लेंगे, तो फिर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फैराडे लॉ का तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर सोचते रहेंगे इक्विवेलेंट वेट पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको जो ज़रूरत है पहले हम बता दे रहे हैं, ताकि आपको वहाँ दिक्कत नहीं हो। मेडिसिन पहले रेडी कर रहे हैं आपका बीमारी का। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है
मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हैं या फिर एटॉमिक वेट भी, एटॉम रहेगा तो एटॉमिक वेट। चलिए और क्लियर कर देते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इक्विवेलेंट वेट यदि एटम के लिए निकाल रहे हैं तो पहला कंडीशन है फॉर इक्विवेलेंट वेट फॉर एटम, इक्विवेलेंट वेट फॉर एटम्स, इक्विवेलेंट वेट फॉर एटम्स, परमाणुओं के लिए, परमाणुओं के लिए तुल्यांकी भार, परमाणुओं के लिए तुल्यांकी भार। अब देखते हैं परमाणुओं के लिए तुल्यांकी भार के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो फॉर एटम्स के लिए तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक वेट, एटॉम है तो एटॉमिक वेट, ढेर सारे एटम जब मिलता है तो मॉलिक्यूल से बनता है, एटॉमिक वेट, इसको शॉर्ट में ATWT लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ATWT, तो इसको आप ATWT भी लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट और बटा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या लिखते हैं, एन फैक्टर, एन फैक्टर को वैलेंसी भी यहां बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में, क्योंकि कोई भी एटॉम है उसका वैलेंसी के बराबर होता है आपका एन फैक्टर, यानी कि तुल्यांकी भार बराबर आप लिख सकते हैं परमाणु का भार और बटा एन फैक्टर। यदि इसको शॉर्टकट लिखें हम लोग, क्या लिखें, एटॉमिक वेट मतलब समझ में आता है क्या होता है, परमाणु का भार बटा एन फैक्टर, या वैलेंसी भी बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट लिखेंगे तो शॉर्टकट आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अब बटा क्या चीज, एटॉमिक बटा एन फैक्टर को NF भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, NF। तो ये फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, आपका एटम्स के लिए, एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर या वैलेंसी। यहाँ NF जो है, ध्यान देंगे, जो NF है इसको बोलते हैं हम लोग एन फैक्टर, एन फैक्टर को ही वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, वैलेंसी फैक्टर। ये हो गया एटॉम के लिए, किसके लिए, एटॉम के लिए। तो ये याद रखना है, एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर। अब जैसे कि इसके आधार पे यदि एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो आराम से बना सकते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, क्या के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि हम जब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े तो उसमें वहाँ कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए लेक्चर दिया गया, हर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट सीखिए, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट फॉर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब होता है अणुओं के लिए तुल्यांकी भार, क्या के लिए, अणुओं के लिए तुल्यांकी भार। अब अणुओं के लिए तुल्यांकी भार यदि आप निकालेंगे तो क्या कीजिएगा,
तो एक फॉर्मूला आएगा आपका इक्विवेलेंट वेट या फिर मास बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल रहे हैं तो क्या वो लिखिएगा मॉलिक्यूलर वेट, बटा एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट को आपको बोले ई से दिखाना है तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोलते हैं एम डब्ल्यू, और एन फैक्टर को एन एफ। तो फार्मूला आ गया। ये किसके लिए है मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या आना चाहिए एटॉमिक मास आना चाहिए और वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए, यानी कि एन फैक्टर आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट आराम से निकल जाता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिमाग खोल के आपको पढ़ना पड़ेगा और जो बेसिक्स चीज़ें होते हैं वो थोड़ा दिमाग में रखना होता है, ठीक है, जो 11th में पढ़े। तो ये चीज़ जो पढ़ रहे हैं 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है। 12th में जैसे यहाँ पे इसका एप्लीकेशन यूज है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, है ना, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब इसलिए आपको बता रहे हैं। तो एम डब्ल्यू बटा एन एफ होता है, एम डब्ल्यू यहाँ क्या है मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार बटा एन फैक्टर, ठीक है। अब चलिए इसके आधार पे कुछ एग्जांपल देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ई यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे है इक्विवेलेंट वेट, ई क्या है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, एम डब्ल्यू है मॉलिक्यूलर वेट, एन एफ है आपका एन फैक्टर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान ली जाए एक नंबर कैल्शियम दे दिया, क्या दे दिया कैल्शियम। और यदि कोई पूछे कैल्शियम का जो है इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, आयंस के फॉर्म में रहे या फिर ऐसे ही रहे, ठीक है। तो यदि आपके कैल्शियम दिया हुआ है Ca, कैल्शियम ये क्या है आपका कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक वेट होता है 40, ठीक है। तो इसको यदि हम सॉल्व करें, इसका क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक वेट ऑफ Ca बराबर कितना होता है 40 ग्राम, कितना होता है 40 ग्राम होता है, कितना होता है आपका 40 ग्राम। तो ये आपका 40 ग्राम होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट यदि निकालें, क्या निकालें इक्विवेलेंट वेट, तो एन फैक्टर चाहिए। तो देखिए कैल्शियम का जो वैलेंसी है, कैल्शियम का जो है वैलेंसी ये होता है 2, कितना होता है 2। तो इसका वैलेंसी कितना होता है कैल्शियम का 2 होता है, आपका पढ़ा चुके हैं वैलेंसी, ठीक है, कितना होता है आपका 2 होता है, इसका वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैलेंसी को ही बोलते हैं, यानी कि एन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। दो चीज मिल गया। तो क्या याद रखना है एटॉमिक वेट और उसके बाद है यहाँ पे एन फैक्टर। तो इसका यदि इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो इक्विवेलेंट वेट यदि कैल्शियम का निकालें, किसका निकालें कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट, तो क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक वेट अब बटा एन एफ मतलब एन फैक्टर, यही फॉर्मूला था ना। तो पुट कर दे, तो E इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना है 40 अब बटा कितना 2, 40 ग्राम बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 ग्राम, यानी कि E इज इक्वल टू हो गया 20। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 20 ग्राम हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल दे दिया Cl2 है। तो Cl2 जो है Cl पर जो चार्ज होता है -1 होता है, तो 1 पर होता है -1, तो 2 पर हो जाएगा -2। तो इसका वैलेंसी होता है आपका, इसका वैलेंसी यानी कि इसका एन फैक्टर यदि निकालें, अच्छा अभी एटम्स के फॉर्म में सिर्फ बोल रहे हैं तो एटम ही लेंगे, इसको रहने दीजिए, कोई भी एटम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
मान लीजिए हाइड्रोजन आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया? हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि एटॉमिक वेट ऑफ H कितना होता है? 1 ग्राम। कितना होता है? 1 ग्राम। इसका वैलेंसी कितना होता है? इसका वैलेंसी भी कितना होता है? 1 होता है। इसका वैलेंसी भी कितना होता है आपका? 1 होता है। यानी कि इसी को क्या बोलेंगे? NF। एन फैक्टर भी कितना होता है इसका? 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट अब बटा एन फैक्टर, यानी कि वैलेंसी फैक्टर। तो E इज इक्वल टू 1 ग्राम और बटा 1 कितना आ जाएगा? 1 ग्राम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। जिसका वैलेंसी एक ही है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए तीसरा उदाहरण ले लें, जैसे एल्युमिनियम है। क्या है आपका? एल्युमिनियम। लेकिन याद रखिएगा H का खाली निकाले, लेकिन हाइड्रोजन जो है मतलब H2 के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे निकाला गया H का। एल्युमिनियम देखिए तो एटॉमिक वेट ऑफ Al एल्युमिनियम कितना होता है? इसका होता है 27। कितना होता है? 27। और इसका जो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी होता है 3। कितना होता है? 3। यानी कि इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या करना है? निकालना है यहाँ पे क्या चीज़? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट बटा NF। तो एटॉमिक वेट हो गया 27 और बटा 3, तो कितना आ जाएगा? 9। 9 तिया 27। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। आ रहा है समझ में? तो कुछ नहीं करना है, जो एटम्स होंगे उसका एटॉमिक वेट लेंगे और उसका वैलेंसी फैक्टर यानी वैलेंसी से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। वैलेंसी क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा क्या चीज़? आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब चलिए मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं। चलिए इसका फटाफट क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब देखते हैं वैलेंसी फैक्टर आपका मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए देखते हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। अणुओं के लिए देखें तो जैसे मान लीजिए Cl2 भी क्या है? अणु है। Cl2 भी क्या है? अणु है। तो यहाँ पे देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें MW ऑफ Cl2 निकालें तो आपको पता है Cl2 का जो वेट होता है 35.5 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसका जो है वेट, क्लोरीन का वेट आपका 35.5 ग्राम होता है। 35.5 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 2 है। तो एक का होता है 35.5, लेकिन 2 है तो गुना क्या कीजिएगा? 2। तो आ जाएगा 71 ग्राम। कितना आ जाएगा? 71 ग्राम। यदि आप वैलेंसी देखें क्लोरीन का, वैलेंसी देखें तो इसका होता है 1। वैलेंसी कितना होता है? 1। तो Cl का वैलेंसी 1 होता है। Cl का वैलेंसी कितना होता है? 1। लेकिन यदि Cl2 का यदि अब हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। Cl का 1 तो Cl2, 1 Cl का 1 तो 2 Cl का 2, 3 Cl रहेगा तो 3, तो Cl2 है तो Cl2 का हो जाएगा आपका 2, यानी कि n फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। आ रहा है समझ में? अब इसको क्या करें? E निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो E बराबर होता है MW बटा NF। बताए थे MW कितना आया? 71 ग्राम और N फैक्टर कितना है? 2। तो फिर से क्या आ जाएगा?
35.5 ग्राम। तो Cl2 का जो है इक्विवेलेंट वेट, Cl2 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 35.5 ग्राम। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, जैसे मान लिया जाए आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लिया जाए दिया हुआ है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसका एन फैक्टर देखना है कितना होता है। तो आपको तो बताया कि ये एसिड है, तो एसिड के केस में उसका बेसिसिटी लेते हैं। तो H2SO4 का बेसिसिटी 2 होता है, मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। मतलब इससे कितने हाइड्रोजन निकल सकता है, तो 2। तो आपको बताया गया था कि H2SO4 को यदि हम तोड़ें तो ये बनता है 2H प्लस SO4 2-। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा 2, यानी कि एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2। पिछले लेक्चर एन फैक्टर के लेक्चर में बताया गया था, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो NF हो गया इसका 2, NF कितना हो गया इसका 2 हो गया। अब चलिए MW निकालते हैं। MW ऑफ H2SO4। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये वेट है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का कितना 1, सल्फर का वेट होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो सबको जोड़ देंगे तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2, 1 का 1 होता है तो कितना है 2 होता है 2 प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, आपको ऐसे भी 50 तक याद होना चाहिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना 4, 1 ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे कितना है 4 है, तो 16 गुना 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 32 प्लस 64, सबको जोड़िएगा तो 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 ग्राम। कितना आ गया 98 ग्राम। हमें क्या चाहिए इसका इक्विवेलेंट वेट, क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट यदि निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, E इज इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए अब बटा एन फैक्टर। तो मॉलिकुलर वेट इसका कितना आया, आ गया आपका 98 ग्राम बटा एन फैक्टर कितना है 2, 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 2 से भागा कीजिए, 2 भागा 98, 2 चौके 8, 1 2 नमा 18, कितना आएगा 49 ग्राम, यानी कि E इज इक्वल टू हो गया इसका 49 ग्राम। कोई दिक्कत? तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है 49 ग्राम। चलिए एक आध और देख लेते हैं। इसका क्या करें फटाफट, आप लोग ये ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ उदाहरण और देते हैं। 3 नंबर मान लें आपका दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एन फैक्टर इसका देखें तो बता चुके हैं 1 आएगा, क्योंकि ये आपका बेस है, ये क्या आपका बेस है। बेस में देखते हैं एसिडिटी, बेस में क्या देखते हैं एसिडिटी देखते हैं कितना होता है। तो इसका एसिडिटी 1 आएगा। कैसे, जैसे मान लिया जाए NaOH है, ये जब टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे कितना OH बाहर निकल रहा है 1, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, बता चुके हैं इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अब इसका MW चाहिए, NaOH। तो देखिए सोडियम का वेट होता है, याद रखिएगा 23, ऑक्सीजन का अभी बताया 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इसका वेट है, इसका क्या है आपका
वेट है। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। आप क्या करें, इसको जोड़ दें तो 23 + 16 + 1 कितना आएगा, 6 1 7 3 10, 2 1 3 1 4, 40 ग्राम। क्या आएगा, 40 ग्राम आएगा इसका। तो एन फैक्टर कितना है 1, अब वेट कितना आया 40 ग्राम। तो E = होता है mW और बटा NF। आ रहा है समझ में, पुट कर दे तो E = 40 ग्राम और बटा एन फैक्टर कितना है 1, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि E = आ जाएगा इसका 40 ग्राम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है क्या चीज़, इक्विवेलेंट वेट उतना ही रह जाएगा, चूँकि एन फैक्टर कितना है 1 है। आ रहा है समझ में, किसी का भी निकाल सकते हैं, आपको खाली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका दे दिया HCl, क्या दे दिया HCl, तो HCl ये एसिड है, तो एसिड का क्या देखते हैं बेसिसिटी, यानी कितना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, निकल रहा है। तो H+ और Cl-, एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो मतलब इसका एन फैक्टर बराबर हो जाएगा 1। MW यदि निकालें, MW ऑफ HCl, तो आपको पता है H का जो वेट होता है 1 और Cl का होता है 35.5। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 1 और आपका जो है Cl का होता है 35.5। ठीक है, तो जोड़िए, हाइड्रोजन का 1 हो गया और 35.5, तो ये आ जाएगा 36.5 ग्राम। तो एन फैक्टर पता है, ये पता है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उतना ही हो जाएगा। तो E बराबर होता है क्या चीज़, MW और बटा एन फैक्टर। MW का वैल्यू कितना है 36.5 ग्राम बटा 1, यानी कि आ जाएगा 36.5 ग्राम, कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि E = हो जाएगा आपका 36.5 ग्राम। आ रहा है समझ में। इसी तरह से किसी का भी निकाला जा सकता है। चलिए पानी का निकाल के देखते हैं, वाटर का। या फिर मान लीजिए आपको दिया है MgCl2, क्या दिया हुआ है MgCl2। चलिए एक सॉल्ट का देख लेते हैं, निकालने के किसी का भी निकाला जा सकता है। अच्छा क्या दिया हुआ आपको NaOH। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मान लीजिए आपका दिया हुआ है, कितना नंबर होगा जो भी होगा, NaCl का निकालना इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या है, सॉल्ट है। तो इसको यदि हम तोड़ें तो Na+ और Cl-, तो जो कैटायन, नंबर्स ऑफ कैटायन, नंबर्स ऑफ एनायन, वही क्या हो जाता है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर = हो जाएगा 1 इसका, क्योंकि नंबर्स ऑफ कैटायन या एनायन कितना है 1 है, तो 1 हो गया। MW निकालें, NaCl का MW निकालें तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। जोड़ दे दोनों को, जोड़िए 35.5 और 23.0, 5 8 3 2 5, 58.58 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 ग्राम। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट MW बटा कितना एन फैक्टर। MW कितना है 58.5 ग्राम और बटा 1, तो वैल्यू की चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा, 58.5 ग्राम, यानी कि E = हो जाएगा 58.5 ग्राम। क्या हो जाएगा 58.5 ग्राम, कोई चेंजिंग नहीं। तो इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। एक और देख लेते हैं, जैसे आपको दिया है MgCl2,
तो सबसे मेन चीज़ होता है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। तो नंबर्स ऑफ कैटायन कितना है, 2। नंबर्स ऑफ कैटायन कितना है, 2 है। तो एन फैक्टर मिल गया कितना, 2। आपको निकाल के बताया गया एन फैक्टर, दिक्कत नहीं है। कितना आ गया आपका एन फैक्टर, 2। चूँकि नंबर्स यानी कि सॉल्ट के केस में नंबर्स ऑफ कैटायन और नंबर्स ऑफ एनायन होता है, ठीक है। जितना कैटायन या फिर एनायन रहेगा उस संख्या को लेते हैं। MW इसका निकालें तो देखिए मैग्नीशियम का जो है Mg का 24 होता है और Cl का होता है 35.5। कितना होता है, 35.5। तो निकालिए MW। तो MW ऑफ MgCl2 बराबर Mg का कितना होता है 24 प्लस 24 प्लस और Cl2 है 35.5 और गुना 2। तो जोड़ें 24 प्लस कितना हो जाएगा 71। तो 71 प्लस 24, 4 और 1 5, 7 2 9, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95 ग्राम। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका इक्विवेलेंट वेट। तो E बराबर होता है MW बटा NF। तो MW कितना है 95 ग्राम बटा 2, भागा दे दें 95, 2 चौके 8, कितना बचा 1 5, 2 सत्ते 14, 1 2 पचे 10, यानी कि आएगा 47.5 ग्राम। यानी कि E आ गया इसका 47.5 ग्राम। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, बस मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट कुछ नहीं होता है, जो एटॉमिक वेट होता है उसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। चूँकि एटम मिलता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। क्या बनता है आपका, मॉलिक्यूल्स बनता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है और इसका यूज है आपका, इसका यूज है कहाँ पे आपका, जब हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ जो फार्मूला आएगा वहाँ इक्विवेलेंट वेट आपका यूज होगा, एन फैक्टर का यूज होगा। तो इस तरह की बात है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो और बच्चे यदि आप समझ गए हैं ठीक से तो कमेंट कर देंगे हाँ समझ में आ गया है। तो इसका यूज करने वाले, इसलिए सबसे पहले इसको देखें। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपका 12th के लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। उसमें 2 लॉ दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका एन फैक्टर इक्विवेलेंट यूज होगा, इसीलिए पूरा लेक्चर को देखें, इसको क्या करें पूरा देखें। और एक आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है सेवन 439278900, ठीक है 7439278900, ये व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर इसको सेव करके, ठीक है आप लोग, और जो बच्चे देखते हैं लेक्चर वो अपना नेम, अपना नाम और रोल नंबर, नेम एंड क्लास का जो है रोल नंबर भेजेंगे। और अब एक लिस्ट बनेगा कि जो बच्चे का एडमिशन हो चुका है, वीडियो वहीं तक पहुंचा पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि मेरा भी बहुत मजबूरी है, अभी बहुत सारा दिक्कत चल रहा है ना। और ध्यान देंगे जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए, जो बच्चे का एडमिशन हो चुका है वो अपना आईडी कार्ड या फिर जो रिसीविंग होता है एडमिशन का उसको लेके आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे सब लोग, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, जिन बच्चों को एडमिशन नहीं हुआ है वो पढ़ रहे हैं,
वो लोग भी क्या करेंगे, अपना नाम भेज देंगे और बोल देंगे मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जिसका एडमिशन नहीं हुआ, क्लास कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मतलब जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनका सबसे अच्छा ऑफ़र है, मात्र हम आपको दे देंगे आपका अकाउंट नंबर, या फिर आप बिहार शरीफ में रहते हैं तो दे सकते हैं कॉल करके, है ना, पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ होगा वो भी कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाने वाले हैं हम फुल्ली पढ़ाने वाले हैं, फुल्ली आपका एनसीईआरटी डील करने वाले हैं, बोर्ड का प्रिपरेशन पूरा करवाने वाले हैं। मतलब जो भी चैप्टर में एक एक चीज़ है, जितना भी पसीना बहाना पड़े आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ मतलब ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, जो भी है क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, और ये लॉकडाउन में पैसे आने का कोई स्रोत नहीं बचा है, और जो पैसे लगते हैं जैसे रेंट का नहीं छोड़ रहा है, बिजली बिल नहीं छोड़ रहा है, कोई कुछ छोड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब अब कोई रास्ता भी नहीं है। तो मेरे पास जो हुनर है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ। और आपको यदि बोर्ड में अच्छा नंबर्स लाना है, बढ़िया नंबर लाना है, तो आप लेक्चर को ठीक से देखें, जो भी पढ़ाया जाता है उसको ठीक से देखें, और लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको फिर सजेस्ट कर देंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जो सजेशन दिया जाएगा वो बाहर नहीं जाता है ना। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके बाद फिर जो है आपका प्रैक्टिस करने पीडीएफ भेजा जाएगा, आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भेजेंगे आपको। तो जो बच्चे इच्छुक है क्लास यदि करना चाहते हैं, क्योंकि अनलिस्टेड हो जाएगा, अनलिस्टेड का मतलब अदर बच्चे नहीं देख पाएंगे, जिसका एडमिशन है वही देख पाएंगे। इसलिए जो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे, या फिर ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, और मेरे से बात करने के लिए आपका नंबर है 9798110378। इस नंबर पे कॉल करेंगे। तो ये मेरा नंबर है ना, जो भी दुख दर्द है आप बता सकते हैं, 9798110378। इस पे आप हमसे बात कर सकते हैं, इस पे क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इसमें कॉल अभी नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सअप नंबर है। तो जो बच्चे का एडमिशन हो चुका है तो आईडी कार्ड होगा उसके पास, आईडी प्रूफ, या फिर रिसीविंग होगा जो एडमिशन का है, उसका फ़ोटो, नेम वगैरह, रोल नंबर क्या करेंगे, डाल देंगे। रजिस्टर से इसको क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। रजिस्टर से, फॉर्म से आपका मैच किया जाएगा। मेरे पास पूरा आपका डिटेल है जिसका एडमिशन हो चुका है ना। उसके बाद जिसका बकाया भी है वो कृपा करें थोड़ा हेल्प करें, जिसका बाकी भी है वो भी क्या करें, थोड़ा हेल्प करेंगे। फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड। आप ट्रांजैक्शन पेटीएम से या जो पे फोन जिससे भी हो, बहुत सारा आजकल सुविधा मोबाइल से होता है, उससे आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा एडमिशन ले चुके वो अपना आईडी प्रूफ या फिर रिसीविंग जो दिया गया था, रिसीविंग का फ़ोटो आप भेजें, है ना, सेल्फ फ़ोटो के साथ इसको भेजें, उसको मैच किया जाएगा। और उसके बाद एक लिस्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक लिस्ट बनेगा कितने बच्चे का एडमिशन, उन्हीं को वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि मेरा भी स्थिति अभी कुछ अच्छा नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं। अब देखिए दिमाग शांत रहेगा, सब ठीक रहेगा तो फिर काम भी होगा, ठीक ना। क्योंकि आपको बता दिए कि यहाँ पे रेंट कोई छोड़ नहीं रहा है, ना बिजली बिल, खर्चा तो उतना ही है, सब कुछ देखना उतना। तो कहने का मतलब हम कुछ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी योगदान बनता है। और ऐसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, दिक्कत है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो न्यू स्टूडेंट हैं या जो भी है, यदि हमसे बात डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके लिए है, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बात की गारंटी है, आपको चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को पूरा डील कर दिया जाएगा। अब बोर्ड जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होने जाए। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चैप्टर वाइज जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको भी करवाते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, आपका जो है बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ सकता है मुझसे पढ़ने से, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी अनलिस्टेड होने वाला है। तो जो बच्चे का एडमिशन हो चुका है
है ना, विद प्रूफ के साथ, वही बच्चे लाभ उठा पाएंगे। और जो बच्चे और अदर बच्चे जो भी लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप भी मेरा हेल्प करें। आप जब हम आपका हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी मेरा हेल्प करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हैं स्थिति अभी बहुत ख़राब चल रहा है लॉकडाउन के कारण, और बहुत लंबा लॉकडाउन हो चुका है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हम आपके लिए जितना हो सके नहीं, आपको मतलब 100% एनर्जी के साथ आपको जितना भी चैप्टर का एक एक चीज़ को पढ़ा दिया जाएगा, टोटल सीरियल वाइज, वो भी उछल कूद के नहीं, चाहे बेसिक का हो या फिर जो आपका चैप्टर का हो। और लास्ट में आपको एक PDF दिया जाएगा क्वेश्चन और आंसर का, और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बोर्ड के लिए काफ़ी होता है। तो पहले आप सीखिए, हम सिखाने के लिए आपको रेडी हैं, आप भी थोड़ा क्या करें, हेल्प करें। तो इस नंबर पे कॉल करेंगे, है ना, वो मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल करेंगे और उसके बाद जो है जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि वीडियो अनलिस्टेड हो जाएगा तो अदर बच्चे नहीं देख पाएंगे, इसलिए पहले हम अलर्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, इस पर आपका रिसीविंग प्रूफ या ID कार्ड टोटल बच्चे जो है भेज देंगे, है ना। तो उसको एक लिस्ट बन जाएगा कि इतना बच्चा का फिक्स है, और अपना ही व्हाट्सअप नंबर से भेजना है, फिक्स कर देंगे। और जो बच्चे न्यू हैं, है ना, और उसको वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। और मात्र जो न्यू बच्चे हैं उनका मात्र आपका 1000 रुपये लिया जाएगा पूरा सिलेबस का। 2 बुक पढ़ाएंगे, 16 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 16 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 16 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। 2 किताब है, 2 बुक्स है, 2 बुक है आपका। दोनों बुक का मात्र कितना, अभी ऑफ़र में आपका 1000 रुपया ले रहे हैं, और आपका बैंक अकाउंट दे दिया जाएगा। उसमें जो है कॉल करके आप ट्रांसफ़र करके उसका रिसीविंग को क्या करेंगे, भेज देंगे, और अपना जो है व्हाट्सअप नंबर भेज देंगे। तो आपको क्या किया जाएगा, एक लिस्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक लिस्ट बनेगा, और उसी लिस्ट के अंदर जो बच्चे आएंगे जिसका एडमिशन है, वही लाभ वीडियो का उठा पाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, है ना। इस पर कॉल नहीं लगेगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो व्हाट्सअप पर ID प्रूफ वगैरह जो है जिसका एडमिशन हो चुका है पूरा डिटेल के साथ अपना जो है बना के भेज देंगे। और उसके बाद यदि बात करना हो तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो। और जो न्यू बच्चे हैं वो भी इस पर बात कर सकते हैं, या फिर इस पर बात करके फिर हम प्रोवाइड करवा देंगे बहुत जल्दी आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं हम आके दे दें, तो आप बिहार शरीफ भैंसासुर या RPSC स्कूल के पास आएँ, वहीं बगल में रहते हैं RPSC स्कूल के पास। उसके बाद जो है वहाँ हमसे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज इतने